हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से साइंस और मैथ के क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं। बीपीएससी में 30 क्वेश्चन साइंस से और 10 क्वेश्चन मैथ से आते हैं। टोटल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस हो गए। सीटों की संख्या इस बार बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा, मोर देन 6 लाख होने वाली है। ऐसी स्थिति में एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये वीडियो आपको बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following is the reason for the measurement of astronomical distance in light years? First reason है the distances between stellar bodies do not change. सेकेंड है द ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज। थर्ड है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, ये गलत है। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, ये भी सही रीजन नहीं है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी सही रीजन नहीं है। प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है, यही कारण है कि खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर कितने मीटर के इक्वल होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है 1 प्रकाश वर्ष। और एक पार्सेक किसके इक्वल होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है। या हम यूँ कहें कि 1 पार्सेक जो होता है 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर? ऑप्शन है ओम, ओम मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम है, ओम मीटर है या फिर ओम मीटर स्क्वायर है या फिर वोल्ट है। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। आर क्या है? आर का यूनिट रेसिस्टेंस है तो ओम। ए क्या है? एरिया है, मीटर स्क्वायर बाई लेंथ, मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यूनिट क्या बचा? ओम मीटर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो होगा ओम मीटर। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज ए योक्टोमीटर? 10⁻21 मीटर या फिर 10⁻20 मीटर या फिर 10⁻18 मीटर या फिर 10⁻24 मीटर। 1 योक्टोमीटर कितना होता है? 10⁻21 मीटर, 10⁻21 मीटर, 10⁻18 मीटर या फिर 10⁻24 मीटर। तो 10⁻24 मीटर को एक योक्टोमीटर कहा जाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। 10⁻21 मीटर को क्या कहा जाता है? जेप्टो कहा जाता है, जेप्टो। और 10⁻21 मीटर को जेप्टो कहा जाता है। 10⁻21 मीटर को जेटा कहा जाता है, जेटा। और 10⁻18 को एटो कहा जाता है, एटो। तो 10⁻21 मीटर हो गया जेप्टो, 10⁻21 मीटर जो हो गया वो जेटा हो गया, 10⁻24 जो हो गया वो हो गया योटा और 10⁻18 जो हो गया वो हो गया एटो मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेव डू वी यूज इन सोनार? रेडियो वेव या फिर वाटर साउंड वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव या इंफ्रारेड वेव्स। सोनार में हम किस तरंग का उपयोग करते हैं?
सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एड रेंजिंग। इसमें किसका यूज किया जाता है? रेडियो तरंग का? नहीं। जल ध्वनि तरंगों का? नहीं। प्रासरभ्य तरंगों का यानी अल्ट्रासोनिक वेव का? तो ये सही होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रासरभ्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन बी एक्यूरेटली ट्रैक्ड फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट या राडार या फिर सोनार या फिर पल्सर। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, राडार के द्वारा या फिर सोनार के द्वारा या फिर पल्सर के द्वारा। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को ट्रैक किया जा सकता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट साउंड और लाइट दोनों ही में देखने को मिलता है। जब सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो जाए, रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन का क्या मतलब हुआ? ऑब्जर्वर रेस्ट में रहे, सोर्स उसकी तरफ जाए, या ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जाए, या फिर सोर्स ही रेस्ट में रहे, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आए या सोर्स से दूर जाए, या दोनों मूव करे, दोनों एक दूसरे से दूर जाए या दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए, तो इसे रिलेटिव मोशन कहेंगे। तो जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए तो जो ऑब्जर्वर लाइट की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा, या यदि साउंड हो तो लिसनर जो लाइट साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से अलग होगी। इसी इफेक्ट को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। साउंड का यदि हम एग्जांपल लें तो प्लेटफॉर्म पे जब हम खड़े रहते हैं, ट्रेन हमारी तरफ सीटी बजाती हुई आती है, तो उस ट्रेन की सीटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई प्रतीत होती है, तीक्ष्ण यानी पतली होती है। जब वहीं ट्रेन हमसे दूर सीटी बजाती हुई जाती है तो उससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है वो फ्रीक्वेंसी घटी हुई प्रतीत होती है, यानी ट्रू फ्रीक्वेंसी से कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? रेडियम को डिस्कवर किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे का डब्ल्यू.सी. रोंटगेन ने। स्मॉल पॉक्स का एडवर्ड जेनर ने। क्या ये सही है, करेक्टली मैच्ड है? आगे हिंदी वाला देखते हैं। निम्न में से सही सुमेलित कौन है? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने दोनों ने ही मिल करके किया था, यानी मैडम क्यूरी ने किया था, ये बात सही है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये भी सही है। एक्सरे की खोज डब्ल्यू.सी. रोंटगेन ने किया था, ये भी सही है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी सही है। सो इसमें से सभी करेक्टली मैच्ड हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एग्जामिनेशन इज डन बाय डायलेटिंग दी प्यूपिल्स विथ विच डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कोलाइट? ऑप्शन है एट्रोपिन या फिर योसिन या एफेड्रिन या फिर एड्रेनेलिन। नेत्रों का परीक्षण एल्कलॉइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? एट्रोपिन से या फिर योसिन से या फिर एफेड्रिन से या फिर एड्रीनेलिन से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, एट्रोपिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यू? पेट्रोल का, सीएनजी का, एलपीजी का या फिर बायोगैस का? निम्नलिखित में किसका ऊष्मीय मान अधिक होता है? पेट्रोल का, सीएनजी का, एलपीजी का या फिर जैव गैस का? तो इन सब का हम देख लेते हैं। पेट्रोल का कितना होता है? पेट्रोल का 45,000 किलो जूल पर केजी होता है। पेट्रोल का 45,000 किलो जूल पर केजी।
CNG का जो होता है 50,000 किलो जूल पर केजी, इसका 50,000 केजी किलो जूल पर केजी, 50,000 किलो जूल पर केजी, इसका 45,000 होता है पेट्रोल का, 45,000 किलो जूल पर केजी। LPG का 55,000 किलो जूल पर केजी। अब बायोगैस का, जैव गैस का 35,000 से 40,000 किलो जूल, इसका 35,000 से 40,000 किलो जूल पर केजी होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? 55,000 LPG का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। सबसे ज़्यादा इन सब में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो LPG का है, 55,000 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is caused by high concentration of nitrogen and phosphorus? हार्डनेस, अल्कलानिटी, या फिर एसिडिटी, या फिर यूट्रोफिकेशन। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? कठोरता होती है? नहीं, क्षारकता होती है, क्षारता होती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस की सांद्रता के कारण जल में क्षारकता उत्पन्न होती है। जल की निकासी बेहतर न हो तो मिट्टी में क्षारकता बढ़ जाती है, जिसके उपचार हेतु खेतों में जिप्सम डाला जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल? अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, या फिर अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसमें से जो होगा अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का होता है। अमोनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा? NH4Cl, इसका यूज किया जाता है। एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2 का किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड दोनों का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स? सोडा लाइम ग्लास, या फिर पायरेक्स ग्लास, या फिर क्राउन ग्लास, या फिर क्रूक्स ग्लास। निम्नलिखित में से कुकिंग यूटेंसिल्स भोजन बनाने के बर्तन में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच, राइट ऑप्शन बी होगा। पायरेक्स कांच एक बोरोसिलिकेट कांच है। इसका प्रयोग भोजन के बर्तन बनाने में, फार्मास्यूटिकल कंटेनर बनाने में यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, या फिर पॉइजनस सब्सटेंस, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, या फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या है? अकार्बनिक उर्वरक है, या फिर जहरीला पदार्थ है, या फिर कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो ये कार्बनिक जैव उर्वरक है। राइट ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे कार्बनिक उर्वरक पौधों और जानवरों से प्राप्त प्राकृतिक उर्वरक होता है। पशु अपशिष्ट, फसल अवशेष एवं कृषि औद्योगिक कचरे से पुनर्चक्रण में वर्मी कंपोस्ट एक उपयोगी तकनीक है। इसमें केचुए की उपयोगी भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1, लिस्ट 2। व्हाइट रिवॉल्यूशन, इधर है मिल्क प्रोडक्शन, इधर येलो रिवॉल्यूशन, इधर है ऑयल सीड प्रोडक्शन, इधर ब्लू रिवॉल्यूशन, इधर है मैरिन प्रोडक्शन, इधर है गोल्डन रिवॉल्यूशन, इधर है जूट प्रोडक्शन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन को, मिल्क प्रोडक्शन जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो कनेक्टेड है किससे? ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो कनेक्टेड है किससे? मैरिन प्रोडक्शन से। गोल्डन रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन से। तो ये सभी करेक्टली मैच्ड है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित को मिलाएं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति समुद्री उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन से। सभी करेक्टली मैच्ड है। राइट ऑप्शन ए होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोफाइट्स फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एच? लैक्टिक एसिड, या फिर मैलिक एसिड, या फिर ऑक्जेलिक एसिड, या फिर सर्बिक एसिड। तो जेरोफाइट्स में रंध्र रात में खुलते हैं और पानी के संरक्षण के लिए दिन के दौरान बंद रहते हैं। जेरोफाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात में मैलिक अम्ल के रूप में स्थिर करते हैं, मैलिक एसिड के रूप में। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा।
ज़ेरोफाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात में किस रूप में स्थिर करते हैं? तो मैलिक एसिड के रूप में स्थिर करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज स्प्रेड ऑन प्लांट्स फॉर वेरियस पर्पसेस? ऑक्सिन, इथाइलिन, गिबरेलिन्स। विभिन्न तरह के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से हार्मोन का छिड़काव पौधों पर किया जाता है? ऑक्सिन का, एथिलीन का, जिब्रेलिन का। इन तीनों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो तीनों का किया जाता है। 1 2 3 राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑक्सिन फल को पेड़ पर बरकरार रखने में मदद करता है और पेड़ से फलों को जल्दी गिरने से रोकता है, ऑक्सिन। एथिलीन जो है, एथिलीन को गैस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, जो फलों को पकाने में मदद करता है। किसान फलों को पहले पकाने के लिए एथिलीन का छिड़काव करते हैं ताकि इसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन पौधों की तीव्र वृद्धि में मदद करता है। आमतौर पर गन्ने के खेतों में तनों की लंबाई बढ़ाने के लिए छिड़काव किया जाता है। तो तीनों का उपयोग खेतों में किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी आर स्टैंडिंग एट ए रेलवे स्टेशन एंड ए ट्रेन कम्स, वी स्टार्ट फॉलोइंग टुवर्ड्स द ट्रेन। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम? या फिर प्रिंसिपल, पास्कल प्रिंसिपल, या फिर बॉयल्स प्रिंसिपल, या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ। तब बर्नौलीज प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको। राइट ऑप्शन सी होगा। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्यों। जब हम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और एक ट्रेन आती है तो हम ट्रेन की ओर गिरने लगते हैं। इसे निम्नलिखित में से किस प्रमेय या सिद्धांत का उपयोग करके समझाया जा सकता है? जैसे जनरली जब ट्रेन आ रही होती है और लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के झांकते रहते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उन लोगों को मना किया जाता है कि अब ट्रेन आ रही है, आप पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, नहीं तो आगे गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसको हम किस चीज़ से समझ सकते हैं? इसको हम बर्नौली के सिद्धांत से, बर्नौली के प्रिंसिपल से, बर्नौली के इक्वेशन से समझ सकते हैं। राइट ऑप्शन सी है। आइए समझते हैं। बर्नौली का इक्वेशन जो होता है वो होता है P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर होता है। यहाँ पे P1 प्रेशर है, रो क्या है? डेंसिटी, एयर की डेंसिटी हो गई, V1 स्पीड ऑफ द एयर हो गया यहाँ पे। यदि हम इसको और थोड़ा करें तो P प्लस, यहाँ से चूंकि हवा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल, हवा का फ्लो जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो H1 और H2 दोनों सेम होगा। तो रो GH1 रो GH2 से कट जाएगा, बच जाएगा क्या? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह सकते हैं हम। ये इक्वेशन होता है बर्नौली का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में। तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी यदि बढ़ता है तो प्रेशर को कम होना होगा, क्योंकि वेलोसिटी जब बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, तभी तो ये दोनों मिला करके कांस्टेंट रहेंगे। तो जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है अब प्रेशर, तो वहाँ प्रेशर कम होगा। अब मान लीजिए कोई व्हीकल जो है आ रही है, ट्रेन जो है मान लीजिए आ रही है, ट्रेन आ रही है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो ट्रेन के आने की वजह से यहाँ जो एयर है उसका स्पीड बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। आदमी जो खड़ा है उसके पीछे प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। तो एयर किधर से किधर, विंड का फ्लो किधर से किधर होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो आदमी पे जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के नज़दीक, उस पे पीछे से आगे की तरफ एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगेगा और जाकर के गिर जाएगा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर जाएगा, इसलिए उसे मना किया जाता है। तो किससे हम इसको समझ सकते हैं? बर्नौली के इक्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलरिटी बिटवीन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स इज बोथ कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। नहीं, ये गलत है। बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बिल्कुल गलत है। बोथ हैव द सेम स्पीड इन द मीडियम, बिल्कुल गलत बात है।
दे कैन कॉज इंटरफेरेंस, यस, राइट ऑप्शन डी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे हिंदी वाले पोर्शन में। ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में क्या समानता है? दोनों अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। अंतरिक्ष में यानी वैक्यूम में यानी फ्री स्पेस में ये ट्रेवल कर सकते हैं। लाइट तो कर सकता है। देखिए वेव जो होता है, यदि मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम कहें तो दो तरह का होता है वेव। एक तो होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है? जिसके ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी बिना मीडियम का ट्रैवल नहीं कर सकता है। जैसे साउंड वेव हो गया, वेव ऑन स्ट्रिंग हो गया, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए वो मैकेनिकल वेव है। और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह, या यूँ कहें कि बिना मीडियम का भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है जो वेव, उसे हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। यानी वैक्यूम में भी जो ट्रैवल कर सके, मीडियम रहे तो भी उसमें ट्रेवल कर सकते, मीडियम नहीं है तो भी उसमें ट्रेवल कर सके, वो है नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल क्या है? जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। तो दोनों अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है, वैक्यूम में यात्रा कर सकता है, लेकिन साउंड नहीं। तो ये गलत है। दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य। अब देखिए मैकेनिकल वेव दो टाइप का होता है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव जैसे साउंड किस तरह से ट्रेवल करता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स जो है यानी वो आसपास के जो एयर के लेयर्स हैं उसको कंप्रेस कर रहा है। तो साउंड वेव जो है कंप्रेशन रेरिफेक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कंप्रेशन हो गया, पास लेयर्स हो गए, यहाँ रेरिफेक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया, फिर रेरिफेक्शन हो गया। कंप्रेशन रेरिफेक्शन के फॉर्म में ये ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है साउंड वेव। अब देखिए मान लीजिए ये लेयर है, ये लेयर जब पीछे से कंप्रेशन, इस पे प्रेशर एग्जर्ट हुआ था, आगे बढ़ा, तो आगे परमानेंटली ये डिस्प्लेस नहीं होगा, फिर अपने मीन पोजीशन पे आएगा और इनर्शिया होने की वजह से फिर पीछे लौट करके जाएगा। मतलब ये आगे पीछे ये ऑसिलेट करता रहेगा ये लेयर। तो इसमें जो मीडियम कौन सा है? एयर है। एयर के पार्टिकल्स जो है आगे पीछे, जिधर वेव जा रहा है उसी के डायरेक्शन में आगे पीछे मोशन कर रहे हैं, तो इस तरह के वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। मतलब वेव जब ट्रेवल करे और मीडियम के पार्टिकल वेव के ट्रेवल के डायरेक्शन में आगे पीछे मोशन करें, तो उस तरह के वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। एग्जाम्पल है साउंड वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? वेव ऑन स्ट्रिंग, जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको झटका दिए तो ये इस तरीक़ा से ट्रेवल करके वेव जाता है, इसमें लेफ्ट से राइट जा रहा है, और स्ट्रिंग के पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो वेव लेफ्ट से राइट जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, और मीडियम के पार्टिकल यानी स्ट्रिंग के पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो इस तरह के वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। जब वेव ट्रेवल कर रहा हो और मीडियम के पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करे, तो उस तरह के वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। वेव ऑन स्ट्रिंग इसका एग्जाम्पल है। तो दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं है। लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। ये 12 क्लास में पढ़ना होता है ट्रांसवर्स वेव, 12 क्लास के फिजिक्स में पढ़ना होता है। ट्रांसवर्स वेव कैसे हम जानते हैं कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है? तो एक फिनोमिनन होता है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन फिनोमिनन जो होता है फिजिक्स में, वो बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो दोनों अनुदैर्घ्य तरंग तो नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत है ही। माध्यम में दोनों की चाल समान होती है, नहीं। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, और साउंड का वेव जो होता है
330 340 के आसपास में, 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास में होता है। तो दोनों की चाल किसी मीडियम में समान तो होती ही नहीं है, तो ये भी गलत है। ये व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों ही वेव है, लाइट भी एक वेव है और साउंड भी एक वेव है, और वेव के बीच में इंटरफेरेंस होता है, तो ये दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, consider the following statements. According to this report, the total forest cover and tree cover in the country is 24.62% of the total geographical area. ये बिल्कुल सही बात है। The forest cover has increased by 0.22% in ISFR 2021 as compared to India Forest Status Report 2019। ये भी सही है, 0.22% की वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में। नेक्स्ट जो है, द मैक्सिमम रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर इन ISFR 2021 कंपेयर टू ISFR 2019 अकर्ड इन नागालैंड। नहीं, नागालैंड में सबसे ज़्यादा कमी नहीं हुई है, सर्वाधिक कमी जो हुई है वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है और सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द मैक्सिमम ट्री कवर एरिया इज इन महाराष्ट्र। बिल्कुल ये सही है, तो गलत कौन सा है? 3 गलत है, 1 2 और 4 सही है। 1 2 और 4 राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, ये सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में 0.22% की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। ISFR 2021 में ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी नागालैंड में हुई है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कमी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है, ये सही है। तो 1 2 4 सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। किस पार्ट से है? फ्रंट ब्रेन या फिर मिडिल ब्रेन? तो मिडिल ब्रेन का ये पार्ट है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पोस्टेरियर ब्रेन से नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से भी नहीं। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। तो ये मध्य मस्तिष्क का भाग है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध मस्तिष्क में किस भाग से संबंधित है? तो मध्य मस्तिष्क से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रेस्पिरेशन बाय व्हिच प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द लंग्स। एम्फाइसीमा नहीं, डिफ्यूजन यस ये सही होगा। ऑस्मोसिस भी नहीं, ऑक्सीडेशन भी नहीं, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। श्वसन के बाद किस प्रक्रिया द्वारा फेफड़े में रक्त और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है? एम्फाइसीमा के द्वारा नहीं, विसरण के द्वारा यानी डिफ्यूजन के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। परासरण भी नहीं, ऑक्सीकरण भी नहीं, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। फेफड़े में असंख्य कूपिकाएं होती हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। कूपिकाओं की पतली भित्ति के माध्यम से ही रक्त कोशिकाएं गैसों का आदान प्रदान करती है। विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन कूपिका से रक्त में प्रवेश करता है, जहां से इसकी आपूर्ति ऊतकों तक कर दी जाती है। इसी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी कोशिका से शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। Platelets present in the blood secrete a substance called thromboplastin, ये सही है। फाइब्रिनोजन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी सही है। प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड थ्रोम्बिन, नहीं, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम, उसे कहा जाता है, थ्रोम्बिन नहीं कहा जाता है, सीरम। तो ये गलत कौन सा है? डी होगा, राइट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, सही है। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित होता है,
ये भी सही है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहा जाता है, नहीं सीरम कहा जाता है, ये गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रोमोजोम्स? डीएनए होता है या फिर जीन, आरएनए या फिर बेस? तो डीएनए होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। राइट ऑप्शन ए होगा। गुणसूत्रों का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? डीएनए होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। डीएनए गुणसूत्रों का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, यह आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है। डीएनए एक बृहद अणु है जिसमें बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ उपस्थित होती है। रासायनिक रूप से एक न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन युक्त क्षार यानी बेस, एक शर्करा, शर्करा कौन सा होता है? पेंटोस डीऑक्सीराइबोज, एवं एक फास्फेट समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इज एन एक्वेटिक फर्न? राइजोबियम या फिर एजोटोबैक्टर या फिर अजोला या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी? तो जलीय जो फर्न है एक्वेटिक वो होता है एजोला। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित जैव उर्वरकों में कौन एक जलीय फर्न है? राइजोबियम नहीं है, एजोबैक्टर नहीं है, एजोला है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एजोला एक जलीय फर्न है, इसकी जड़ों में एनाबीना रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। धान की खेतों में एजोला का प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एजोबैक्टर स्वतंत्र रूप से एक बीज पत्रों एवं द्विबीजपत्री फसलों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ए का 1 हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। शिंगल्स यानी दाद किसकी वजह से होता है? तो ये फंगस की वजह से होता है, सी का 2 हो जाएगा। डिसेंट्री यानी पेचिस किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो डी का 4 हो जाएगा। यानी ए का हो गया 1 1 3 2 4 1 3 2 4 किस में है? डी में है। राइट ऑप्शन डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। क्षय रोग किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। चेचक किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। दाद किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। पेचिस किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो 1 3 2 4, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज यूजुअली ब्राइट एंड कलरफुल एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन इज कॉल्ड? कैलिक्स नहीं, कोरोला कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। पुष्प का वह भाग जो प्रायः चमकीला एवं रंगदार होता है तथा वे परागण हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? कैल्किस कहलाता है? नहीं। कोरोला कहलाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। पुमंग नहीं कहलाता है, वर्तिका भी नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। पुष्प का जो भाग चमकीला रंगदार होता है एवं परागण हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, कोरोला कहलाता है। कोरोला पुष्प की सभी पंखुड़ियों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। पौधों में कोरोला की आकृति एवं रंग भिन्न भिन्न होता है। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को कैल्किस कहा जाता है। यह कली की अवस्था में फूल की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर? ईस्ट का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। लाइकेन नहीं, बैक्टीरिया भी नहीं, वायरस भी नहीं। डबल रोटी एवं बियर बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरेला एंड एस्पाइरुलिना एल्गी आर ऑफन यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स एज फूड बिकॉज abundance of which is found in it? कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट नहीं, ऑक्सीजन नहीं, प्रोटीन इसमें पाया जाता है, इसकी वजह से। राइट ऑप्शन बी होगा। क्लोरेला एम एस्पाइरुलिना शैवालों का उपयोग अंतरिक्ष यात्री प्रायः भोजन के रूप में करते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक इथेनॉल? मैच ये यूज किया जाता है, राइस का भी यूज किया जाता है, बीट का भी यूज किया जाता है, लेकिन जेट्रोफा का यूज नहीं किया जाता है इथेनॉल बनाने में। जेट्रोफा का यूज किया जाता है बायोडीजल बनाने में।
प्रायः इसका यूज होता है बायोडीजल बनाने में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इथेनॉल बनाने में नहीं किया जा सकता है? मक्का का किया जा सकता है, चावल का किया जा सकता है, चुकंदर का किया जा सकता है, जेट्रोफा का नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रायः इसका यूज बायोडीजल बनाने में किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कार्बोहाइड्रेट्स इज यूज्ड कमर्शियली इन सिल्वर पॉलिशिंग बिहाइंड मिरर्स? सेलुलोज का, सुक्रोज का, या फिर ग्लूकोज का, या फ्रक्टोज का? तो ग्लूकोज का यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। दर्पणों के पीछे चांदी की कलई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? सेलुलोज का नहीं किया जाता है, सुक्रोज का भी नहीं, ग्लूकोज का किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अभी तक हमने साइंस के क्वेश्चन को देखा, अब हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10.5 सेंटीमीटर and the side of a square is double of the radius of the circle. डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर और रेडियस का डिफरेंस क्या होता है? रेडियस होता है यानी त्रिज्या होते हैं, त्रिज्या की लंबाई जो दी गई है 10.5 सेंटीमीटर दी गई है, और स्क्वायर का जो साइड है इसका दोगुना है, यानी 10.5 का दोगुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड हो गया। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सर्किल। एक वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच का अंतर 10.5 सेंटीमीटर है, और एक वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? तो रेडियस दिया हुआ है आपको 10.5 सेंटीमीटर, व्यास और रेडियस का डिफरेंस 10.5 सेंटीमीटर, तो जो साइड हो जाएगा स्क्वायर का यानी वर्ग का वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब एरिया, स्क्वायर का एरिया ले लीजिए, किसका? वर्ग के क्षेत्रफल का। स्क्वायर का एरिया ले लीजिए, A1 कह दीजिए, और सर्किल का एरिया A2 कह दीजिए। इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो A1 हो गया आपको साइड का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, और पाई आर स्क्वायर रेडियस का हो जाएगा, पाई का हो गया 22/7, और रेडियस हो गया इसका 10.5 इंटू 10.5, 7 ऊपर चला जाएगा। तो अब यदि हम काटें इसको, तो यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 से 105 जो है 5 बार में कटेगा, फिर 21 से ये 105 5 बार में कटेगा, ये 25 बच गया, 25 से 100 4 बार में कटेगा, और ये 2 से काट दीजिए, 4 को 2 बार में कटा, और 22 को 11 बार में कटा। 7 नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर में 7 और 2 है, 7 दूना 14, नीचे में 11, यानी 14/11 इसका रेशियो हो गया, 14/11। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर मार्क्ड ए प्रोडक्ट 20% above the cost price and sold the product for ₹3,888 by giving 2 successive discounts of 10% each. Find the cost price of the product and the loss percentage of the shopkeeper. एक दुकानदार एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक छूट देकर उत्पाद को 3,888 रुपये में बेचता है। उत्पाद का क्रय मूल्य और दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब ये रहा कि क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार का जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 20% वो अंकित मूल्य अंकित करता है, और उस पे 10% का 2 क्रमागत यानी सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे करके वो 3,888 रुपये में बेचता है। तो उसको कितना % हानि हुई और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो हम मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो उसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? x प्लस x का 20% यानी x इंटू 120/100 यानी x इंटू 120% हो जाएगा,
120x/100 हो जाएगा। और दो डिस्काउंट दे रहा है, यदि ए और बी दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो टोटल कॉरस्पॉन्डिंग डिस्काउंट्स कितना हो जाएगा? टोटल डिस्काउंट a + b - ab/100 हो जाएगा। तो 10 + 10 - 10 × 10/100 ये कट गया तो 1, तो 10 10 20 - 1 19% हो गया। टोटल डिस्काउंट 19% हो गया। अब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य वो जो अंकित मूल्य है उस पर 19% वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी मार्क्ड प्राइस माइनस 19% ऑफ मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - 19/100। तो 100 यदि एलसीएम ले लेंगे तो 100 - 19/100 हो जाएगा, यानी 81 MP/100 हो जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस कितना है? 120x/100 है, ये आ गया 81/100। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 120x/100 × 81/100 हो जाएगा। और ये दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है 3888, ये दिया हुआ है। तो इसके इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3888 × 100 × 100 × 100 डिवाइडेड बाई 120 × 81। अब इसको काटते हैं, 9 से 81 को 9 बार में हम काटते हैं, और 3888 जो है 9 से 432 बार में कटेगा। फिर 432 को 9 से काटते हैं तो 48 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ पर 120 के 1 0 को 100 के 1 0 से काट देते हैं तो 12 बच गया। 48 जो है 12 से 4 बार में, तो ऊपर 4 बचा और 3 0 1 पे ये 100 बचा हुआ है और 10 बचा हुआ है, तो 4000 हो गया। एक्स क्या है? हमने माना था कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य उसका जो है 4000 रुपया हो गया। और उसके बाद लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य 4000 माइनस विक्रय मूल्य 3888 बाई क्रय मूल्य इंटू 100। तो 4000 में से 3888 घटाएंगे तो 112 हो जाएगा, इंटू 100/4000। तो इस तरीक़ा से 2 0 से 2 0 कट गया। फिर 4 से काट दीजिए, 40 10 बार में कटेगा। 4 से 28 बार में 112 कटेगा, ऊपर आ जाएगा 28, नीचे आएगा 10, तो दशमलव बैठाएंगे तो 2.8%, यानी उसको लॉस जो हुआ, हानि हुआ, वो 2.8% हुआ, हानि 2.8%। तो क्रय मूल्य जो हो गया कॉस्ट प्राइस 4000 और हानि हो गया 2.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स ईच स्टूडेंट गॉट चॉकलेट्स दैट वेयर 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज 20% मोर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10% लेस, देन हाउ मैनी चॉकलेट्स पर स्टूडेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 180 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को चॉकलेट मिली जो कुल छात्रों की संख्या का 15% थी। यदि चॉकलेट की संख्या 20% अधिक है और छात्रों की संख्या 10% कम है तो प्रति छात्र कितनी चॉकलेट वितरित की जा सकती है? इसका आंसर बी आएगा, आगे मैं बनाता हूँ, 36 आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि चॉकलेट की जो संख्या है वो छात्रों की कुल संख्या का 15% है। छात्रों की कुल संख्या 180 है तो उसका 15% निकालिए, 180 × 15/100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, 15 3 बार में, 5 से 10 2 बार में कट गया, ऊपर हो गया कितना? फिर 2 से काट दीजिए, 18 9 बार में, तो 27 आएगा, यहाँ से कट करके 27, यानी प्रत्येक छात्र को जो चॉकलेट मिलेगा वो 27 मिलेगा। तो कुल चॉकलेट कितना हो गया? 180 छात्र हैं और एक को 27 चॉकलेट मिल रहा है, तो कुल इतना 180 × 27 हो जाएगा कुल चॉकलेट। अब कह रहा है कि चॉकलेट की संख्या में 20% की यदि वृद्धि हो जाए तब वृद्धि के पश्चात चॉकलेट की संख्या कितनी हो जाएगी? ये अभी जो है टोटल चॉकलेट की संख्या गुने 120/100 वृद्धि के बाद में, तो यहाँ से 2 0 कट गया, 2 0 कट गया तो बच गया 27 × 18 × 12 हो गया। इतना वृद्धि के पश्चात चॉकलेट की संख्या हो गई। अब छात्रों की संख्या कह रहा है कि 10% यदि कमी कर दिया जाए, कम हो जाए, तो 10% पहले 180 था, 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 180 × 10%, तो हो जाएगा 180 × 90/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 18 × 9 बच जाएगा। अब छात्रों की संख्या, तो अब प्रत्येक को कितने चॉकलेट मिलेंगे?
तो टोटल अभी जो चॉकलेट की संख्या है वो है 27 गुने 18 गुने 12, अभी जो छात्रों की संख्या वो है 18 गुने 9। तो 18 से 18 कट गया, 9 से 27 3 बार में कट गया, 12 इंटू 3 36 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशंस इन 16 days and B can do the same job in 12 days with help of C. They did the job in 4 days only, then C alone can do the job in। तो इसमें से आंसर जो आएगा 9 होल 3/5, 9.3/5, राइट ऑप्शन सी होगा। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, तो एक दिन में कितना बिछाएगा 1/16, और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/12 भाग। सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को केवल 4 दिनों में पूरा कर लिया, तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे 1/4। तब सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो मतलब ये रहा कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। सभी मिलकर के 4 दिन में, तो एक दिन में 1/4 भाग करेंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/4। तो 1/C जो हो जाएगा, 1/C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 1/C का जो वैल्यू आ जाएगा एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 16, 12 और 4 का 48 हो जाएगा। 4 से काटेगा 48 तो 12 चौका 48, 12 माइनस 16 3 48 3, 12 चौका 48 4, यानी 12 में से 7 घटेगा 5/48 आ जाएगा, 5/48, 5/48 आएगा। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/5। काट दीजिए, 5 9 45, 3 बचेगा, 9.3/5। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो C, 9 होल 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 km/h इन 5 hours. To cover the same distance in 1 whole 2/3 hours, it must travel at a speed of, तो ये आएगा 720 km/h। राइट ऑप्शन इसमें से डी होगा। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। उस दूरी को 1.2/3 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी चाहिए। तो हम जानते हैं S इज इक्वल टू होता है VT, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 240 इंटू टाइम, 5 घंटे में पूरा किया, तो दूसरी बार में तो उतना ही दूरी तय करेगा। और टाइम कितना 3 1 3 2 5, 5/3 घंटे में। तो हम जानते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब 240, उतना ही दूरी तय करेगा, 240/5 डिस्टेंस बाई टाइम। अब कितना लग रहा है 3 एकम 3 2, 5/3, 5/3। तो 5 से 5 कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 24 3 72, तो 720 km/h से वो जाएगा, km/h। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इज कितना आएगा, तो ये आएगा 0.125। राइट ऑप्शन इसमें से बी होगा। इसका मान है तो 0.125 आएगा। आगे मैं बनाता हूँ। इसमें दिया हुआ है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 अब प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, मतलब वो दिया हुआ है 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब दिया हुआ है। नीचे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 0.1, फिर 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1, और 0.04 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.02, 2 इंटू 0.02, 2 इंटू 0.02। अब 2 दूना 4 दूना 8, 2 इंटू 2 8 जो है कॉमन है नीचे से, ऊपर ऐसे ही उतार दिया, 8 कॉमन है नीचे से,
तो 8 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 यानी 0.1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 यानी प्लस 0.02 का क्यूब बच जाएगा। ऊपर से नीचे कट गया, नीचे बच गया 1/8, 1/8 बचा। 100 से ऊपर 100 से नीचे कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और 4 से काट दिया। 4 से 100 25 बार में, 4 से 8 जो है 2 बार में, 25/2 कितना होगा 12.5 आएगा। 100 से डिवाइडेड है तो 2 अंक 2 डिजिट लेफ्ट की ओर डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। 12.5 था तो 0.125 हो जाएगा। इसमें से यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स if the digits interchange places and the new number is added to the original number then the resulting number will be divisible by, किससे डिविजिबल होगा। एक संख्या में 2 अंक होते हैं, अंक हैं, यदि अंक आपस में बदल जाते हैं और नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या निम्न में से विभाज्य होगी, किससे। तो मान लेते हैं कि क्या जो है x है, डिजिट जो है x एंड y है, मतलब दहाई अंक जो है वो x है और इकाई अंक y है। तो संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस y। अब इंटरचेंज यदि हम कर दें तो दहाई अंक पे y आ जाएगा और इकाई अंक पे x आ जाएगा। तो इससे संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस x बन जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 10x प्लस x 11x आ जाएगा, 11x अब प्लस 10y प्लस y 11y आ जाएगा। 11 कॉमन ले लीजिए इसमें से तो कितना बच जाएगा x प्लस वाई बच जाएगा। किससे डिविजिबल है ये, किससे विभाजित हो जाएगा 11 से, निश्चित रूप से डिविजिबल है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर रोहित। व्हेन मुकेश इज थ्राइस एज ओल्ड एज रोहित देन एज ऑफ द मुकेश इज। मुकेश की आयु 40 वर्ष है और वह अपने भाई रोहित से 5 गुना बड़ा है। जब मुकेश की आयु रोहित से 3 गुना होगी तो मुकेश की आयु होगी कितनी होगी। तब मुकेश की आयु 40 वर्ष दिया हुआ है, मुकेश जो है वो है कितने का 40 वर्ष का, और रोहित कितने का हो जाएगा। मुकेश की आयु जो रोहित से 5 गुनी है तो 1/5 हो जाएगा रोहित की आयु, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 साल का रोहित है और मुकेश जो है 40 साल का है। अब कह रहा है जब मुकेश की आयु रोहित से 3 गुनी हो जाएगी उस समय क्या उम्र निकालना है हमें मुकेश का। तो हम मान लेते हैं x वर्ष बाद जो है मुकेश की आयु रोहित की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो x वर्ष के बाद रोहित की आयु कितनी हो जाएगी 8 प्लस x, और मुकेश की आयु कितनी हो जाएगी 40 प्लस x। उस टाइम में ये 2 गुनी हो 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये रहा कि 40 प्लस x में हम डिवाइड करें 40 प्लस x डिवाइडेड बाई 8 प्लस x, यानी मुकेश के उम्र में रोहित के उम्र से डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए यहाँ से, तो 24 प्लस 3x इज इक्वल टू 40 प्लस x। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 40 में से 24 घट जाएगा 16, तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, यानी 8 साल के बाद। तो उस समय मुकेश की उम्र अभी जो है 40 है तो 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी 48। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 48 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 1 3 9 15 25 35 49 डॉट 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 2 विल बी कितनी होगी। श्रेणी 1 3 9 15 25 35 49 का अगला पद होगा। तो इसमें देखिए 1 को यदि 1 स्क्वायर माइनस 0 लिखा गया है, 1 स्क्वायर माइनस 0 लिखा गया है 1 को। 3 को क्या लिखा गया है 2 स्क्वायर माइनस 1 लिखा गया है। 15 को क्या लिखा गया 9 को क्या लिखा गया है 3 स्क्वायर माइनस 0। 15 को क्या लिखा गया है 4 स्क्वायर माइनस 1। 25 को क्या लिखा गया है 5 स्क्वायर माइनस 0। 35 को क्या लिखा गया है 6 स्क्वायर माइनस 1। 49 को क्या लिखा गया है 7 स्क्वायर माइनस 0। तो अगला पद जो होगा वो हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1, यानी 64 माइनस 1 यानी 63। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन रोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड ए डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर इज।
एक आदमी 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 7 घंटे में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो शांत जल में आदमी की गति होगी। तो मान लेते हैं आदमी की चाल जो है वो x है और धारा की जो चाल है यानी वाटर का जो स्पीड है y है। तो धारा के विपरीत कितना हो जाएगा? धारा के विपरीत जो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू धारा के विपरीत चाल, और धारा के विपरीत चाल जो हो जाएगा यहाँ दिया हुआ है 24 किलोमीटर 6 घंटे में, यानी 24/6 4 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई का वैल्यू 4 आ गया। अब धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा, और ये कितना कह रहा है कि 35 किलोमीटर 7 घंटे में, तो 35/7 यानी 5 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आया है। दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग दोनों को ऐड कर दीजिए, तो y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा साइंस और मैथ के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट पेपर के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।